नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पेस और टाइम के ताने बाने की और जानेंगे कि इससे जुड़े विज्ञान और कुछ कमाल के मिथकों में आखिर सच क्या है। अच्छा, फिल्म इंटरस्टेलर तो कई लोगों ने देखी होगी। उसमें जिस तरह ब्लैक होल के अंदर का सफर दिखाया गया था ना, उसने एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि अगर कोई सच में ब्लैक होल में गिर जाए तो उसे दिखेगा क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए 100 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं, उस थियरी के पास जिसने पहली बार बताया था कि ब्लैक होल्स जैसी चीजें हो भी सकती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी है, और वो नींव है आइंस्टाइन की जीनियस थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, 1915 में आइंस्टाइन ने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम ये दोनों मिलकर एक चादर की तरह हैं, एक 4 डायमेंशनल चादर जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। अब जरा सोचिए, इस चादर पर अगर कोई भारी चीज जैसे कोई तारा या ग्रह रख दें तो क्या होगा? चादर में एक झुकाव आ जाएगा, है ना? बस इसी झुकाव को हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये झुकाव सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि खुद समय की रफ्तार को भी मोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं चलता। 2 वजहों से समय धीमा हो सकता है। एक तो बहुत ज्यादा स्पीड से, जैसा कि स्पेशल रिलेटिविटी में बताया गया, और दूसरा बहुत ज्यादा ग्रेविटी से, जैसा जनरल रिलेटिविटी में। और इसी चीज को, समय का धीमा हो जाना, इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। और ग्रेविटी का यही कॉन्सेप्ट, स्पेस टाइम का यही झुकाव हमें सीधे ले जाता है यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम, सबसे रहस्यमयी चीज की तरफ। जी हाँ, ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? सोचिए, एक बहुत बड़ा विशाल तारा है, हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा। जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है ना, तो उसकी अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ खींचने लगती है। वो अपने ही वजन के नीचे इतना सिकुड़ता है कि एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और पीछे जो बचता है वो होता है एक ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। साइंटिस्ट इन्हें इनके मास यानी वजन के हिसाब से बांटते हैं। एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जो किसी बड़े तारे के मरने से बनते हैं। हमारी ही गैलेक्सी में ऐसे लाखों हो सकते हैं। और फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये गैलेक्सीज के बीच में बैठे होते हैं और इनका वजन तो लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी मानते हैं कि बिग बैंग के वक्त भी कुछ बहुत छोटे ब्लैक होल बने होंगे, जिन्हें प्राइमोर्डियल कहते हैं, पर वो अभी सिर्फ एक थ्योरी है। तो एक ब्लैक होल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे बाहर उसके चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई बेहद गर्म और चमकीली डिस्क होती है। इसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क। थोड़ा और अंदर जाएं तो फोटॉन स्फीयर आता है। ये वो आखिरी जगह है जहां लाइट उसकी परिक्रमा कर सकती है। और फिर आता है इवेंट होराइजन। ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक ऐसी बाउंड्री जिसे पार करने के बाद कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। और सबसे सेंटर में क्या है? सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां घनत्व अनंत है और स्पेस टाइम के सारे नियम टूट जाते हैं। इंटरस्टेलर फिल्म में जो ब्लैक होल दिखाया गया था वो कमाल था, लेकिन जब M87 ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर आई तो एक दिलचस्प फर्क नजर आया। फिल्म में डिस्क चारों तरफ से एक जैसी चमक रही थी, पर असली तस्वीर में एक हिस्सा ज्यादा चमकीला था। ऐसा क्यों? इसे डॉपलर बीमिंग कहते हैं। मतलब जो पदार्थ घूमते हुए हमारी तरफ आ रहा था वो ज्यादा चमकदार दिख रहा था। तो ठीक है, बाहर से तो पता चल गया कि ब्लैक होल कैसा दिखता है, पर सवाल तो वही है, इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? देखिए, यहीं पर हमारा साइंस जवाब देना बंद कर देता है और शुरू होती है थ्योरीज और अटकलें। और इन्हीं थ्योरीज में से एक हमें आइंस्टाइन के काम से निकले एक और कमाल के आइडिया की तरफ ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं वर्महोल्स की। देखते हैं कि ये स्पेस टाइम के मुड़ने वाले उसी सिद्धांत पर कैसे टिके हैं। और मजे की बात देखिए, आइंस्टाइन की जिन इक्वेशंस ने ब्लैक होल्स के बारे में 100 साल पहले ही बता दिया था, वही इक्वेशंस एक और हैरान करने वाली चीज की तरफ इशारा करती हैं। वो हैं वर्म होल्स, यानी ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टकट। अब तक ये देखे तो नहीं गए हैं, लेकिन थ्योरी के हिसाब से ये मुमकिन है। वर्म होल का कॉन्सेप्ट समझने का सबसे अच्छा तरीका है कागज मोड़ने वाली एनालॉजी। मान लीजिए स्पेस टाइम में कागज की शीट है। अब इस पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी। सीधा रास्ता तो लंबा है,
लेकिन अगर हम इस कागज को मोड़ दें ताकि ए और बी एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे आ जाएं और फिर एक पेंसिल से छेद कर दें, तो बन गया ना एक शॉर्टकट। बस यही है वर्महोल का बेसिक आइडिया। और इसी थियोरेटिकल शॉर्टकट को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज। लेकिन इस शॉर्टकट से सफर करने के लिए एक एंट्री और एक एग्जिट चाहिए होगा, है ना? थ्योरी ये कहती है कि वर्महोल का एक मुंह ब्लैक होल हो सकता है, यानी एंट्री। तो फिर एग्जिट क्या होगा? एग्जिट के लिए हमें चाहिए होगा इसका ठीक उल्टा, एक व्हाइट होल। व्हाइट होल एक ऐसी हाइपोथेटिकल चीज है जिससे चीजें सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, अंदर कुछ जा नहीं सकता। ये ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल है। तो ये तो हो गई ब्रह्मांड की बातें। ब्लैक होल, वर्म होल, ये सब बहुत दूर की चीजें लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि हमारी धरती पर भी ऐसी जगहें हैं जहां टाइम अजीब तरह से बर्ताव करता है? चलिए इन बड़े बड़े कॉस्मिक आइडियाज को अब जमीन पर लाते हैं और एक बहुत ही मशहूर मिथक की पड़ताल करते हैं। बात हो रही है कैलाश पर्वत की। इसके बारे में ऑनलाइन बहुत कुछ कहा जाता है। एक बहुत बड़ा दावा ये है कि ये एक तरह की टाइम मशीन है जहां समय बहुत तेजी से भागता है। कहानियां हैं कि वहां कुछ घंटे बिताना हफ्तों के बराबर होता है और लोगों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ जाते हैं। अच्छा, इन दावों को सच साबित करने के लिए कुछ नंबर भी दिए जाते हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है, या स्टोनहेंज से भी उतनी ही है। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है ना? पर जब असल में ये दूरियां नापी जाती हैं तो पता चलता है कि ये नंबर सही नहीं है। ये बस आसपास के आंकड़े हैं, बिल्कुल सटीक नहीं। तो फिर ये कहानियां आई कहाँ से? रिसर्च करने पर पता चलता है कि इन ज्यादातर दावों का सोर्स एक ही शख्स हैं, रूस के एक आई सर्जन अर्नस्ट मुल्दाशेव। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि ड्रैक्युला के महल और जल परियों को खोजने का भी दावा किया था। तो फिर असली सवाल ये है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? क्या सच में कोई रहस्यमयी ताकत रोकती है? नहीं, इसकी असली वजह है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इसका धार्मिक महत्व। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन 4 धर्मों के लिए ये एक बेहद पवित्र जगह है। इसी सम्मान में महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर जैसे लोगों ने भी इस पर चढ़ने से मना कर दिया। और फिर 2001 में चीन की सरकार ने इस पर चढ़ाई करने पर आधिकारिक तौर पर बैन ही लगा दिया। और हाँ, इसकी खड़ी चढ़ाई इसे वैसे भी बहुत मुश्किल बनाती है। तो गहरे स्पेस के ब्लैक होल्स से लेकर धरती के एक पवित्र पर्वत तक, इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ब्लैक होल्स सच हैं, ये साबित हो चुका है। वर्म होल्स थ्योरी के हिसाब से मुमकिन हैं, पर अभी मिले नहीं हैं। और कैलाश पर्वत जैसे मिथक, वो सिर्फ कहानियां हैं। ये सफर हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाता है। ये हमें विज्ञान के चश्मे से देखना सिखाता है, ताकि हम ये समझ सके कि क्या साबित हो चुका है, क्या सिर्फ एक थ्योरी है और क्या महज कोरी कल्पना है। हकीकत, जैसा कि कहते हैं, अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है।